इस लेटेस्ट ड्रामा का स्टार्टिंग में ही जून जो कि एक लड़की है, दिखने में काफी अच्छी है, वो एक लड़के जिसका नाम जेरिन है उसके साथ रोमांस कर रही होती है। एंड जेरिन के शरीर पे काफी सारे चोट के निशान भी होता है जो कि जून ने ही उसे दिए हैं। मगर कुछ देर बाद ही जून ये समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ पर इस रूम में इस लड़के के साथ क्या कर रही है। जेरिन उठकर ये बताता है कि अगर कुछ नहीं करना है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जून उसे रोक कर अपने पास लाती है। अब ऐसा जून क्यों कर रही है वो ये बताती है। दरअसल 1 साल पहले ही उसे ये पता चला है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है और इसी डिसऑर्डर के वजह से जब ये डिसऑर्डर उस पर हावी होता है तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसके वजह से वो चीजों को तोड़ने तक लगती है। इसी वजह से ही उसने अपनी नजर एक लड़के पे रखी ताकि वो दूसरों को ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। और ये लड़का उससे 2 साल छोटा है। साथ ही जून को ये पता है कि जेरिन को पैसों की जरूरत है, इस वजह से ही वो खुद उसके पास गई। और जेरिन को जून ने ये ऑफर दिया कि अगर वो उसके साथ खेलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। एंड जेरिन मान जाता है। और उसके बाद से ही जब भी उसे अपने ऊपर उस डिजीज का असर महसूस होता है तो वो जेरिन को अपने पास बुलाती है। और वो अपने रोमांस को बस एंजॉय नहीं करती है बल्कि अपने फैंटेसी को अलग अलग तरीके से पूरा भी करती है। फैंटेसीज जैसे कि उसे कुत्ता बना देना, उसे हंटर से मारना एंड उसके गर्दन को दबाना, ऐसे ही और भी चीजें। और ऐसा वो पिछले 3 साल से करते आ रही है। मगर कुछ समय पहले ही जेरिन को लॉयड फैमिली ने ले लिया। एंड जून जिसकी फैमिली है जारविस, वो बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके सर पे बहुत सारा कर्ज है। एक दिन वो ऐसे आगे बढ़ रही होती है तभी उसका किडनैप कर लिया जाता है एंड उसे रेड डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया जाता है। साथ ही जून को यह लगा था कि अब उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे बचाने वाला जेरिन ही होता है। और अब जेरिन ने जून के साथ वो सब कुछ किया है जो कि एक समय पर जून ने उसके साथ किया था। मगर अभी जेरिन के साथ जून ही प्ले कर रही है। मगर उसे ये पता है कि आने वाले 2 सालों में जेरिन को लॉयड फैमिली अपना लेगी एंड उसके बाद जेरिन का फ्यूचर एंड प्रेजेंट अलग ही हो जाएगा। इसी वजह से अब ये नहीं चाहती है कि वो जेरिन के साथ और भी कुछ गलत करे, इसलिए जेरिन को उसे दूर करने की कोशिश करती है जून। इसी वजह से ही वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेरिन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुकी हो। जेरिन की बातों को सुनकर जून मन में ये महसूस करती है कि जेरिन के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। इसी वजह से ही वो जून से दूर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो जून से दूर गया वो पैसे नहीं कमा पाएगा जितना वो अभी कमा रहा है। साथ ही जून जेरिन के अकाउंट में 2 लाख पैसे ट्रांसफर करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेना। मगर जेरिन ये कहता है तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए, वैसे भी तुम उससे बोर हो चुकी हो। इतना बोलकर वो निकल जाता है। अगले दिन जून अपने एक फ्रेंड के साथ आगे बढ़ रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है जेरिन के साथ, और जून मना करती है। हालांकि जून ये बताती है कि किसी को ये नहीं पता है कि जेरिन एंड उसके बीच में सही में रिलेशन क्या है। सभी को ये लगता है कि ये दोनों ही कपल्स हैं। यहीं पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम टी पीना चाहोगी, एंड हाँ कहती है जून। इसी वजह से ही उसकी फ्रेंड यहाँ से जाती है। पास ही जेरिन की पिटाई हो रही है उन लोगों से जिन्होंने इसे उधार दिया था। एंड वहाँ जाकर जेरिन को और मार खाने से बचाती है जून। पता ये चलता है कि जेरिन के सर पे 10 मिलियन का कर्जा है। साथ ही सभी लोग कहते हैं कि हम जेरिन को नहीं तंग करेंगे अगर तुम हमारे पैसे देने के लिए मान जाती हो तो। जून ये बताते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यहीं पर एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें हर दिन ही 5 लाख रुपए हमें सेंड करने पड़ेंगे, अभी तुम हमें सेंड करो, हम यहाँ से जाते हैं। जून उन्हें पैसे सेंड करती है एंड वो निकल जाते हैं। साथ ही वो हॉस्पिटल में फोन करके जेरिन को एडमिट तक करवाती है। यहाँ पर वो सो चुके हैं, लेकिन जेरिन की आंखें खुलती है। उसे देखते हुए जेरिन को अपनी पुरानी बातें याद आती है बचपन की। पता ये चलता है कि जेरिन की मॉम की हत्या उसके ही फादर ने की थी। इसी वजह से ही उसके फैमिली मेंबर्स यानी कि लॉयड फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मींस जेरिन पूरी तरह से हार चुका है, अकेला है। लेकिन इस पल उसकी मदद एक कपल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही इस कपल में जो मेल पर्सन है वो पीटता है जेरिन को, ये बताते हुए कि तुम्हारी वजह से ही मेरी गैम्बलिंग की लक खत्म हो चुकी है, यानी कि वो जुए में हार चुका है। इसी वजह से ही वो जेरिन को पीट रहा है। उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है। नाउ जेरिन बाहर बैठा है तो उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उससे उसका चाकू छीन लेती है एंड एक शॉप के पास ले आती है। ये लड़की जेरिन को ये समझाती है कि मैं भी काफी समय पहले काफी ज्यादा डिप्रेस थी, लेकिन तुम प्लीज ऐसा मत करना खुद के साथ। इतना बोलने के साथ ही वो लड़की उसे खाने के लिए राइस भी देती है। पता ये चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जून ही है। प्रेजेंट में जून गिरने वाली होती है तो उसे हाथ से थामता है जेरिन। साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे रोकती है जून, ये बताते हुए कि तुम्हें अभी रेस्ट करना है और अगर तुम चिंता कर रहे हो हॉस्पिटल बिल्स का तो प्लीज मत करो, क्योंकि मैंने पे कर दिया है। साथ ही मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम पर अटैक किया था। जेरिन ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों को बाद में पे कर दूंगा, अभी के लिए तुम इसे लोन समझ सकती हो। इतना बोलने पर उस पर चिल्लाती है जून, ये कहते हुए कि तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो। जेरिन नहीं समझ पाता है क्या कह रही है तो जून ये समझाती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। दरअसल जून पर उसकी डिजीज हावी हो रही होती है। इसी वजह से ही वो जेरिन को भी कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब जेरिन डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा होता है तो वो खुद ही उसे रोकती है।
वो ये कहती है कि प्लीज मत जाओ यहाँ से। एंड इसके बाद ही जेडन उसे अपने करीब लाकर उसे किस करता है काफी देर तक। इसके बाद जून अपने घर में बैठी है, उसके सामने एक डॉक्टर है जो कि उससे सवाल ये पूछ रहे हैं कि उसकी सिम्टम्स कैसी हो रही है एंड कितने बार उस पर उसकी डिजीज हावी हो रही है। डॉक्टर उसे और डिटेल में बताने के लिए कहता है तो जेरन को याद करते हुए मना करती है जून कुछ भी बताने से। इसके बाद ही जून के सामने उसके फादर होते हैं जो कि उससे ये पूछते हैं कि कैसा हाल है तुम्हारा। तो उनके हाथ को पकड़कर जून अपने ही मन में बहुत सी बातें कहती है, जैसे कि कैसे उसके फादर उसके लिए कितना ज्यादा चिंता करते हैं और पिछली बार उन्होंने उसे घर में ही रहने को कहा था उसकी बिगड़ती हालत को देखकर। यहाँ तक कि जेडन को पता है कि आने वाला फ्यूचर उसके डैड के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसके डैड उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जून के डैड ये पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो जून ये बताती है उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। यहीं पर जून एक बात क्लियर करती है कि वो यहाँ पर है एंड उसका रीबॉर्न हुआ है। इसी वजह से ही पिछली बार जो कुछ भी उसके डैड के साथ हुआ, उसके फैमिली के साथ हुआ, उसके बैंक करप्ट हो चुके थे, वो इस बार उसके पीछे का रीजन जानना चाहती है। एंड अगर हो सके तो वो जेरिन की भी मदद करना चाहेगी, क्योंकि वो भी उसी की तरह ही फंस चुका है एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में। दूसरी तरफ जेरन काम कर रहा होता है, उसका फ्रेंड उसे ये बताता है कि अगर हमारा काम सक्सेसफुल हुआ एंड इन्वेस्टमेंट भी सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे तुम अपने डेब्ट को पूरा कर पाओगे। नाउ अब ये कुछ और करे कि इससे पहले ही जेरन को मैसेज आता है। फोन में ये लिखा होता है कि उसे जून बुला रही है। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को उसका शिफ्ट करने का कहकर निकल जाता है। जेरन जून के घर पे पहुंचता है तो वो उसके रूम में जाकर ये देखता है कि एक अच्छे से ड्रेस में जून है तो जरूर, मगर उसने अपने रूम की काफी बुरी हालत कर रखी है। यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो सभी ही जून एक्सप्लेन करती है जेरन को। वो ये तक बताती है कि उसने मेडिसिन ली है खुद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उसने पी तक रखी है, उसने पी लेती ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। जेरन ये कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है, और इस पल तुमने दारू पी है। तुम्हारे मेडिसिन एंड अल्कोहल मिक्स होकर कुछ रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से जून को ये महसूस होता है कि ये मेरे तरफ चिल्ला कर बातें कर रहा है। हालांकि जेरन ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब जेरन की इन बातों से नाराज होकर उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर आती है जून एंड उसे सबसे पहले कुत्ते का पट्टा लगाती है, और इस पट्टे को बांधने में जेरन मदद करता है जून की। एंड जब वो उसके शर्ट के बटन को ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे नहीं हो रहा था। इसी वजह से ही जेरन उसकी मदद करता है ये करने में भी। अब क्योंकि वक्त है पनिश करने का, वियर्ड फैंटेसी को एंजॉय करने का, इसी वजह से ही जून उसके जख्मों को कुरेदती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अब जेरन ने उसके एक पैर को पकड़ रखा है तो जून उससे किस कर रही है, ये कहते हुए कि ज्यादा मत हिलो। अब ये कुछ और आगे करे कि इससे पहले जून सो जाती है, इस वजह से उसे अच्छे से सुला देता है जेरन। नाउ जेरन नहा रहा है। नहाते वक्त अपने आप को क्लीन करने के साथ ही वो पिछली बातों को याद तक करता है। सुबह जब जून की नींद खुलती है तो उसके सामने जेरन होता है। वो ये सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। वो ये बताती है कि लगता है मैंने रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया था। अब जेरन भी अच्छा ही होता है एंड जून खुद में ये सोच रही अब जेरन अच्छा है एंड जून खुद से ये सवाल करती है कि क्या मैंने रात को कुछ किया। उसकी नजर उसके जख्मों पर जाती है तो वो उसे उसका शर्ट निकालने का कहती है। जून क्लियर करती है कि मैं अभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे जख्मों को देखा है एंड मुझे इन पर दवाई लगानी है। वो उसके जख्मों पर क्रीम लगाती है एंड वो खुद ही ये महसूस करती है कि यह पहली बार है जब मैं पूरे होश में इसको ऐसे देख रही हूँ। कुछ पल बाद ही जून जेरन से ये कहती है कि अब से हम जैसा इंटरेक्ट करते हैं मैं चाहती हूँ कि हम उसे चेंज करें। बट मतलब क्या है, तो वो ये क्लियर करती है कि क्यों ना अब से हम सिर्फ दोस्त रहें। जेरन ये कहता है मतलब तुम वो सभी चीजें हमारे बीच की अब खत्म करना चाहती हो। जून बताती है कि नहीं सही में ऐसा नहीं, बट उठकर जेरन ये क्लियर करता है जून मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब तुम्हारा मन हुआ तुमने यूज किया और जब नहीं हुआ तो उसे फेंक दिया। और अगर तुम सही में ये चाहती हूँ कि मैं तुमसे ना मिलूँ तो बस कहो, मैं नहीं मिलूंगा। जून ये समझाती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, पर जेरन ये बताता है कि तुम भले ही ना चाहती हो लेकिन तुम कर ऐसा ही रही हो। जेरन कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ फ्रेंड नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने शर्ट को लेकर निकलता है, मगर जून को यह महसूस होता है कि ये मुझसे तो अब दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है, कि मुझे इतना ज्यादा हेट करता है। ये बाहर इन सभी बातों का जिक्र वो अपने फ्रेंड से कर चुकी है, तो वो ये बताती है कि जेरन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से ही वो तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता है। मगर अपने फ्रेंड की इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती है जून। वो ये पूछती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बट उसकी फ्रेंड ये कहती है क्यों नहीं हो सकता है, तुम एक बार खुद को देखो तो सही। दूसरी तरफ जेरन को उसका फ्रेंड ये समझा रहा होता है कि अमीर लोगों की तो फितरत ही ऐसी होती है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत ही आगे पछताओगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है।
बट अपने फ्रेंड की इन बातों को सुनने के बाद भी जेरिन ये कहता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी चॉइस की वजह से ही है। दूसरी तरफ एक पार्टी हो रही है जो उनकी शायद से इसकी बर्थडे पार्टी है। वो अपने फादर के साथ खड़ी है जहाँ पर वो ये सोच रही है कि अब से ठीक 3 साल बाद ही उसके फैमिली के साथ बुरा होगा, मगर इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। अब उसके फादर उसके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक मीटिंग है या फिर बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से ही वो यहाँ से जाते हैं। यहीं पर ही एक रेड ड्रेस में लड़की आती है जो कि जानती है जुन को, क्योंकि उसने उसका फोटो जेरिन के फोन में देखा है। एंड ये बात तब की है जब ये लड़की जेरिन के साथ सो रही थी, इसी वजह से उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जुन कौन है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा प्रपोजल जून के सामने रखती है। ये जून को ये बताती है कि खेलने का सामान हर एक के साथ ही हम चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, इसी वजह से ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे जेरिन के साथ खेलने का मौका दो। इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिसके साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। जून ये बताती है जेरिन कोई खेलने का सामान नहीं है और मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अब क्योंकि इस स्टेट से मना कर दिया है जून ने, इसी वजह से ही लड़की ये बताती है अच्छा कोई बात नहीं, तुमने मना तो कर दिया लेकिन हम फ्रेंड तो रह सकते हैं। एंड इसी फ्रेंडशिप में मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। उसके पास एक वीडियो है जिसमें जो कुछ भी हुआ है जेरिन एंड जून के बीच में वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से ही ब्लैकमेल करके लड़की चाहती है जेरिन को पाना, मगर जून उसे एक थप्पड़ मारती है। एंड थप्पड़ मारने के बाद जून ये बताती है तुम किसी भी लड़के को एंड किसी भी वीडियो को दिखा कर ये बताओगे कि ये मेरी है, नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। कुछ और धमकी भरी बातें जून उसे कहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि अगर तुमने जेरिन के साथ अगली बार कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, वो भी बहुत अच्छे से। इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की बताती है कि तुम्हें शायद पता हो ना हो लेकिन आगे चलकर तुम ही अपनी फैमिली को नीचे डुबाओगी। एंड बात रही दूसरों पर फोकस करने की, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपनी बीमारी पर फोकस करो ना कि दूसरों पर। अब वो कुछ और कहे कुछ और बेइज्जती करे कि इससे पहले ही जून का फादर वहाँ पर चला आता है और वो इस लड़की को चुप रहने का कहता है। लड़की ये बताती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, लेकिन लीना की इन बातों को जून के फादर बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं एंड वो काफी ज्यादा डांट लगाते हैं उसे। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद ही इन सभी बातों को सुनकर लीना की मदर यहाँ पर आती है एंड उसे थप्पड़ मारकर जून के फादर को ये बताती है कि ये कुछ दिन पहले ही हमारे पास लौट कर आई है तो इसे आप माफ कर दीजिए। लीना की मदर ये तक कहती है कि आज के बाद ऐसी पार्टी में हम इसको नहीं लाएंगे, मेरे बिहाफ पर आप इसे माफ कर दीजिए। इन सभी बातों को सुनने के बाद जून माफ कर देती है उसे। इनके जाने के बाद लीना की मम उसे ये कहती है आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। साथ ही अभी के लिए तुम फैमिली के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती हो। अब यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है तो जून आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी ही कोई उसके गर्दन पे चाकू रख के उसे साइड करता है। एंड ये वही लड़की होती है जिसने जेरिन को धमकाया था। अब इस लड़की ने जून को इसलिए साइड किया है क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ चुकी है, वो भी जून के ही वजह से। इसीलिए इन्हें अभी पैसे नहीं बल्कि जून से एक फेवर चाहिए। जून ये पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, तो लड़की बताती है तुम्हें जेरिन से दूर रहना पड़ेगा, उससे अब मिलने की कोशिश मत करना। लड़की ये तक कहती है कि अगर तुम ये करती हो तो मैं वो सारा कर्ज माफ कर दूंगी जो कि जेरिन पर है। इसके पीछे का कोई स्पेशल मकसद है कि नहीं, ऐसा जून पूछती है इस लड़की से। तो वो ये बताती है अपने मन में कि मैं भी बहुत बार रिबॉर्न हो चुकी हूँ, इसी वजह से ही मैं जून को तबाह करना चाहती हूँ। ऐसा वो सोचने के बाद कहती है नहीं मेरा कुछ खास मकसद है नहीं। साथ ही लड़की ये भी बताती है कि अगर तुम मेरे इस काम को नहीं करोगी तो अगली बार हमारी मुलाकात तुम्हारी बेडरूम में होगी जब तुम सो रही होगी। एंड इस लड़की के इस फेवर को जून एक्सेप्ट करती है। इसी पल ही जून के मन में ये सवाल आता है कि इस पार्टी में जो कोई भी आया है वो कौन है एंड किस बैकग्राउंड से है। ये पूरी तरह से क्लियर करने के बाद ही उन्हें बुलाया गया है, तो ये कैसे यहाँ पर आ गई। फिर जब जून आगे बढ़ रही होती है तभी ही वो अपने रास्ते में ही जेरिन को देखती है। जेरिन उसके करीब आने के बाद उसे अपने करीब करता है, ये बताते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जून ये पूछती है क्या बात करनी है। जेरिन ये बताता है जैसे हम पहले थे मैं चाहता हूँ हम अब भी वैसे ही रहें। साथ ही मैं अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करने जा रहा हूँ एंड मुझे अभी भी पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। मैं फिर से तुम्हारा खिलौना बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था। बट मन में जून ये सोचती है कि मैंने अपना मन बना लिया है, इसी वजह से ही मैं अब चाह कर भी तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊँ। वो ये कहती भी है नहीं मैं वापस से पहले जैसी नहीं हो सकती हूँ तुम्हारे साथ। उसको थोड़ा और करीब करके ये पूछता है जेरिन कि तुम्हें मेरा फेस एंड मेरा बॉडी अब पहले जैसे पसंद नहीं है क्या। जून ये बताती है लगता है तुम्हें सही में ही मुझसे सजा पाकर बहुत मजा आता है। जेरिन ये बताता है सही कहा तुमने, और हाँ मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी पैसे चाहिए। जून भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हारी अपर बॉडी पर जुल्म नहीं होगा, मैं और भी आगे बढ़ूंगी। ये ऑफर इसलिए दिया है जून ने क्योंकि पहले ही
जेडन की अपर बॉडी की काफी बुरी हालत हो चुकी है, इसी वजह से ही उसे ये यकीन है कि लोअर बॉडी की वो ऐसी हालत नहीं चाहेगा एंड वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट शॉकिंगली जेडन इस डील को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे पैसे बहुत ही अच्छे मिलेंगे। नाउ आगे बढ़ के उसे किस करने की कोशिश करता है जिंदे, मगर खुद को दूर करती है जून उससे एंड फिर घर पे वो ये सोच रही है कि क्यों उसने इस डील को एक्सेप्ट किया। क्या वो सही में ये चाहता है कि मैं उसका यूज करूँ ताकि मुझे मजा मिले। जून को ये महसूस होता है कि क्या किसी ने उस पर जादू टोटका वगैरह किया है क्या। बट तभी उसे ये बात भी याद आती है कि उसके फ्रेंड ने ये कहा था जेडन बस तुम्हारे साथ दोस्त नहीं रहना चाहता है, वो उससे आगे बढ़ना चाहता है। अब वो जेडन को कॉल करती है लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है, इसी वजह से ही वो जहाँ पर जेडन पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पर जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ है। वहाँ पर उसे शुरुआत में ही जेडन ना मिलता है लेकिन वहाँ के कुछ लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उन लड़कों की बातों से तंग आकर वो एक लड़के को थप्पड़ तक मारती है। वो अपने फैमिली का सरनेम बताती है, इसके वजह से पिछला पर्सन जो उसके पीछे ही खड़ा था वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसे जूनियर कहती है मैं तुमसे बातें करने नहीं आई हूँ, मुझे बताओ जेडन कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम जेडन को देखते हैं जो कि बैठा होता है एंड उसके मन में यही चल रहा है कि कैसे सभी लोग ही उसे इंसल्ट करते हैं उसके फैमिली एंड बीते गए बातों को लेकर। साथ ही उसका हालत काफी ज्यादा खराब है, लगता है उसकी पिटाई हुई है। यहीं पर ही वो जब बेहोश होने लगता है कि तभी ही उसके पास जून चली आती है। हम देख पाते हैं कि जून ने डॉक्टर की मदद से जेडन का इलाज भी करवाया है एंड कुछ दिन लगेंगे जेडन को पूरी तरह से ठीक होने में। फिर इसके बाद जून जेडन को मेडिसिन लेने का कहती है लेकिन मुंह फेर कर जेडन ये बताता है कि उसे काफी दर्द हो रहा है, इसी वजह से ही जेडन को मेडिसिन देने के लिए जून मेडिसिन पहले अपने मुंह में रखती है एंड देन वो जेडन को मेडिसिन खिलाती है। इसके बाद ही जेडन ये बताता है मुझे पता है कि तुम हर रोज मुझसे नहीं मिलना चाहती हो लेकिन तुम ये प्रॉमिस करो मुझसे कि हफ्ते में तुम एक बार जरूर मिलोगी। एंड जेडन इस प्रॉमिस को हाँ करवा लेता है जून से। जून खुद भी शौक होती है कि उसने क्या कर दिया, बट प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, अब उसे निभाना पड़ेगा। जून भी फिर ये कहती है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए कुछ भी मत कहना। एंड हाँ, हम इस हफ्ते को स्किप करते हैं तो मेरी कवर भी तो पूरी तरह से होना है। अब शायद से एक हफ्ता बीत चुका है, इसी वजह से ही जून उसे अपने आर्ट स्टूडियो में लेकर आई है। इस रूम को देखकर जेडन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सिर्फ एक रूम नहीं बल्कि एक पूरी तरह से फुली डेवलप आर्ट स्टूडियो लग रहा है उसे। एंड इजिबली जून ये बताती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अगली पेंटिंग के लिए मॉडल बनो। जून ये भी बताती है कि मेरी कंडीशन अब पहले जैसी नहीं है, मैं पहले से ठीक हो चुकी हूँ, इसी वजह से ही मैं तुम्हें किसी भी तरह का परेशानी नहीं झेलने दूंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉडल बनो। साथ ही जून हर एक सेशन के लिए उसे 2 लाख रुपए देगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जेडन को, इसी वजह से ही वो मान जाता है। एंड क्योंकि वो मान चुका है इसीलिए ही जून उसे ये कहती है अब क्योंकि तुम मान चुके हो तो अपने शर्ट को उतारो। इसके बाद ही जून उसे एक पोज बनाने का कहकर उसे बैठा देती है एंड कुछ ड्रॉ करने लगती है। जेडन ये पूछता है कि क्या मुझे बस ऐसे ही बैठना है। जून बताती है तुम ऐसे ही काफी अच्छे लगते हो। एंड यूं ही समय बीतने लगता है, काफी समय बीत जाता है, दिन से रात भी हो जाती है एंड अभी भी जेडन वैसा ही बैठा है एंड ड्राइंग अभी भी हो रही है। एंड कुछ देर बाद ही बिजली गुल हो जाती है और इसके वजह से पिछली यादें याद आती है जून को, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अंधेरे से डर रही होती है। यहीं पर ही वो घबराने लगती है, बेचैन होने लगती है, उसे डर लगने लगता है। एंड इस सभी को ही महसूस करके जेडन उसके पास जाता है, उसे ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जून उसे ये बताती है मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत। जेडन जून को गले से लगा कर ये बताता है डरो मत, ये मैं हूँ जेडन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनकर जून उसे गले लगा कर रोने लगती है। दूसरी तरफ लीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसके कहने के बावजूद अभी भी जून जेडन से मिल रही है एंड ये बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसने उन दोनों को दूर करने की बहुत कोशिश की है लेकिन अब तक उसकी सभी कोशिश ही नाकामयाब रही है। यहाँ पर वो ये चाहती है कि मेन कैरेक्टर को वो खत्म करे। इन बातों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे ये कहती है अगर इस कहानी के मेन कपल्स मर जाते हैं तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी एंड अगर विलेन एंड हीरोइन भी मरते हैं तब भी ऐसा ही होगा। वो वॉइस ये भी कहती है अगर तुम्हें इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में जाना है तो तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा एंड कोशिश करना यहाँ पर तुम अच्छे से रहो, किसी को ज्यादा परेशान मत करो। इन बातों को सुनने के बाद लीना ये डिसाइड करती है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे उन्हें एक लेसन तो सिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपने फोन से कुछ करती है। दूसरी तरफ जून के पास कोई आकर उसे एक फोटो दिखाता है ये कहते हुए कि देख तुमने क्या कर दिया है एंड ये फोटो उसकी ही होती है जेडन के साथ। जून ये समझ नहीं पाती है कि उस रेड रूम में
हैं, आखिर कैमरा लगाया किसने। ये ओल्ड मैन जून के ग्रैंडपा हैं, जो कि उसे ये पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़के को फोर्स किया ये सब करने के लिए। जून हाँ कहती है तो वो शौक हो जाता है, ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। तो जून उससे माफी मांगती है। साथ ही वो ये भी क्लियर करती है कि जो कुछ भी हुआ है वो पहले था, लेकिन अब हम ऐसे नहीं है। वो मेरा मॉडल बन चुका है, मेरी आर्ट में वो मदद करता है एंड अभी हमारा रिलेशनशिप बस बिजनेस के तौर पे है। जून के ग्रैंडपा उसे ये कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो उस लड़के को थोड़े और पैसे दे दो जितना भी तुमने अब तक उसे दिया है एंड उससे अब तुम कभी मत मिलना। जो कुछ भी है तुम्हारे बीच उसे खत्म करो। लेकिन इस पल जून ये सोच रही होती है कि वो चाहकर भी जेडन को इस हालत में नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। साथ ही बीते सालों में उसकी हालात अच्छी नहीं रही है। इन्हीं बातों को सोचने के बाद वो बताती है अपने ग्रैंडपा को कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उसके ग्रैंडपा उसे स्टिक से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसका बाप आकर उसे बचाता है, ये कहते हुए प्लीज फादर आप इसे स्टिक से नहीं मार सकते हैं। जून के ग्रैंडपा उसके फादर से कहता है मैंने तो अभी इसे छुआ भी नहीं और तुम बीच में आ गए इसे बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से ही ये बिगड़ी है, सब तुम्हारा ही नतीजा है, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। जून के फादर ये कहते हैं आपको तो पता ही है कि जवान लोग कैसे खुश रहते हैं, ये उन्हें पहले ही पता चल जाता है एंड ये भी तो हो सकता है कि उस लड़के को इस तरह से रहना जून के साथ अच्छा लगता है। जून की फादर की इन सभी बातों को सुनने के बाद उसके फादर ये बताते हैं तुम एक फादर होने के नाते कैसे इन सभी बातों को कह सकते हो। और बात रही जून की, तो तुम अब से घर में ही रहने वाली हो, मेरे एक भी परमिशन के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, खास तौर से घर से बाहर मेरे परमिशन के बगैर तुम नहीं जा सकती हो। इतना बोलकर उसे ग्रैंडपा यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि अब इस तरह से जून अपने ही घर में कैद हो चुकी है। एंड इसके थोड़ी देर बाद ही इसी चिंता में रहने के बाद वो फोन करती है जेडन को, तो उसे ये पता चलता है कि जेडन को कुछ लोगों ने घेर रखा है, क्योंकि उन लोगों का पैसा जेडन ने लिया था कर्जे के तौर पे। बाहर आकर वो बाहर के लोगों को ये बताती है कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं, ये बताते हुए कि आपको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिली है। जून ये कहती है मुझे कम से कम रेस्ट रूम तो यूज करने दो, तो एक लड़की ये कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी। इस बात को सुनकर वो वापस अपने रूम में चली जाती है, मगर वो खिड़की का यूज करके अपने रूम से अपने घर से बाहर निकलती है एंड रोड पे ढूंढने लगती है जेडन को। जेडन उसे साइड करता है क्योंकि बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। जेडन से मिलती है जून, तो ये देख पाती है कि उसकी हालत काफी खराब है। वो जेडन को ये कह रही थी कि प्लीज होश में आने की कोशिश करो, कि तभी ही इन्हें कोई ढूंढ लेता है। और ये जो कोई भी पर्सन है उसे ये याद आता है कि जून वही लड़की है जिससे उसकी शादी एक समय पे होने वाली थी। हालांकि शायद से उसे अपने भाई से बिछड़ने का दुख है, इसी वजह से ही वो जेडन को छोड़ देता है और अभी जेडन हॉस्पिटल में है जून के साथ। नींद खुलने के बाद ये पूछता है जेडन कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि वो अपने रियल टाउन से काफी दूर आया है बिजनेस के तौर पे। तो जून ये बताती है मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता चला था, इसी वजह से ही मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर चली आई। इससे जेडन समझ कर ये पूछता है यानी कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। जून हाँ कहती है, तो जेडन ये पूछता है किस बारे में तुम चिंता कर रही थी मेरी। इस सवाल को सुनने के बाद जून अपने मन में बहुत सी बातें करती है, जैसे कि हो सकता है कि उसे सही में ही जेडन के लिए चिंता हो, क्योंकि वो खुद में ये महसूस करती है मेरी वजह से ही तो इसकी ऐसी हालत हुई है। हालांकि इन सभी बातों को सुनने के बाद वो जवाब में ये कहती है प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो। तो गले लगाता है जेडन उसे ये कहते हुए कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इन्हें बाहर से ये पर्सन देख रहा होता है जो कि किसी को फोन करके ये बताता है प्लीज आप इनके लिए और ज्यादा परेशानी मेरी वजह से खड़ी ना करे। पता ही चलता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लॉयड फैमिली का मेंबर है एंड हो सकता है कि जेडन भी इसका भाई हो। ये जिस किसी को भी इसने फोन किया उसे ये बताता है प्लीज इंटरफेयर ना करे, और अगर कुछ भी होता है तो आप यही माने कि वो हुआ ही नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जेडन को जून एंड उसके फादर के साथ बैठा हुआ। वो उसके फादर को अंकल कहकर थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने उसे यहाँ तक लिफ्ट दिया है। इस बात से उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं कि इसने मुझे अंकल कहा कैसे, लेकिन जून उन्हें शांत करती है। तो मन में उसके फादर ये सोचने लगते हैं कि ये मेरी बेटी के साथ रहता है, इसी वजह से मैं इसे झेल रहा हूँ। ना इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ना ही ये अमीर है, हालांकि ये लंबा है और स्ट्रॉन्ग तो लगता है दिखने में। साथ ही वो खुद को जेडन के साथ कंपेयर भी करते हैं अपने यंग सेल्फ को उसके साथ, एंड वो ये पाते हैं कि ये तो सुंदर भी नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मेरी बेटी ने इसे पसंद किया है। अब क्योंकि ये मेरी बेटी की पसंद तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। एंड इसी पल ही उसके फादर यहाँ पर चले आते हैं। तो जून अपने ग्रैंडपा से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको चिंता हो रही थी। जून के ग्रैंडपा उसका हाल चाल पूछ कर यहाँ से उसे यहीं पर ही अच्छे से रहने का कहकर निकल जाते हैं। जून के फादर उसे समझाते हैं कि ग्रैंडपा बस बाहर से टफ दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट है। इन बातों को सुनकर जून खुद में ये डिसाइड करती है कि जिस किसी ने भी मेरी पिछली लाइफ में मेरी फैमिली की हालत बुरी की थी, मैं उसे इस बार ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी, एंड उसका पता चलने के बाद मैं उसकी हालत बहुत ही बुरी कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय।